गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और उसके बाद ज़्यादा न समय लेते हुए 4-5 मिनट वैसे ही हम लेट हो चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो योजना है जो राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए लाडली योजना, ऑप्शन बी देवी रक्षक योजना, ऑप्शन सी देवी रूपक योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वो योजना है जो राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई। लाडली योजना, देवी रक्षक योजना, देवी रूपक योजना, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना को जो शुरू किया गया था मेरे बच्चों वो 25 सितंबर के दिन 25 सितंबर 2002 को बच्चों ये योजना शुरू की गई थी, जिसे क्या बोलते हैं, देवी रूपक योजना बोलते हैं। इसका जो संबंध है वो लड़के व लड़कियों में भेदभाव को समाप्त करने से और घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से बच्चों शुरू किया गया था, क्योंकि लिंगानुपात हमारी स्टार्टिंग से ही समस्या बना हुआ था। अब जाके हमें थोड़ी सी राहत मिली है जब 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत से नरेंद्र मोदी के द्वारा प्यारे बच्चों शुरू किया गया था। माधुरी दीक्षित सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, बाद में परिणीति चोपड़ा को बनाया गया। और परिणीति चोपड़ा ने बीजेपी के खिलाफ कोई एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते परिणीति चोपड़ा को भी इस ब्रांड एम्बेसडर से हटाकर बच्चों फिर साक्षी मलिक को ही ये जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। रानिया का जो विद्रोह है आप सभी को पता होना चाहिए। रानिया मेरे बच्चों तहसील है कौन से जिले की? सर सिरसा जिले की। रानिया विधानसभा क्षेत्र है कौन से जिले का? सिरसा जिले का। रानिया जिसका पुराना नाम राजबपुर भी रहा है बच्चों। इसी रानिया के बारे में हम बात करें तो 1857 की क्रांति में भी रानिया के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और 1857 की क्रांति से पहले भी इस रानिया रियासत के जो राजा होते थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बच्चों विद्रोह भी किया था। और विद्रोह करने वाले थे कौन? जाम्बित खां। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मेरे बच्चों ये विद्रोह हुआ था कब? 1818 में। 1818 ईस्वी में मेरे बच्चों ये क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। प्रताप सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था? जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया था मेरे बच्चों प्रताप सिंह ने। हम बात करें तो जोधा सिंह ने छछरौली के विद्रोह के नेतृत्व करता थे कौन? जोधा सिंह। और हम बात करें तो गुलाब सिंह और साहिब कौर जो थे ये मेरे बच्चों कैथल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि रानिया से आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये तो मेरे बच्चों 1818 में विद्रोह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन जो बड़े स्तर पर क्रांति लड़ी गई थी 1857 के अंदर, इस क्रांति में रानिया से जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे नूर मोहम्मद खां। रानिया से कौन थे? नूर मोहम्मद खां। तो कई बार ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं और बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, लेकिन आपको पजल नहीं होना है मेरे बच्चों। आपको ध्यान रखना है ये 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करके आओ। अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन है? प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन है? सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, मोहम्मद गौरी, सम्राट चंद्रगुप्त। आप सभी जानेंगे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और एक और ऐड कर लेते हैं नागानंद, ये तीनों की तीनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेरे बच्चों हर्षवर्धन की। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सम्राट हर्षवर्धन गद्दी के ऊपर बैठे थे अपने भाई की मृत्यु के बाद, और इनके भाई की मृत्यु हुई थी मेरे बच्चों 606
ईस्वी में जब शशांक ने इसके भाई को भोजन के अंदर जहर मिलाकर मार डाला था। बच्चों मृत्यु तक ये गद्दी पे बैठे रहे थे। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन शासक होने के साथ साथ एक चित्रकार भी था, साथ ही साथ बच्चों एक रचनाकार भी था। और इसकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये जो नागानंद नाम का नाटक है ना मेरे बच्चों, इसके अंदर एक राजा की आत्महत्या का वर्णन दिया गया है। और वो राजा कौन है, जीमूतवाहन। जीमूतवाहन नामक राजा की आत्महत्या का वर्णन हर्षवर्धन ने कौन सी रचना में किया है, नागानंद के अंदर। राजा की आत्महत्या का वर्णन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो भी ध्यान रख लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाण भट्ट थे, और बाण भट्ट ने बच्चों कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, बाण भट्ट ने लिखी एक तो हर्षचरित, और एक लिखी बच्चों कादंबरी। हर्षचरित व कादंबरी। ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ, करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में अगर गणराज्य था। बताइएगा कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि हरियाणा के अंदर अगर गणराज्य होता था। सर मार्कर थोड़ा सा लाइट है, चलो इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, अब सही चलेगा ये। ठीक है, अब बिल्कुल दिखेगा तुम्हें अच्छे से। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखिएगा, ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों, ये अग्रोहा से भी प्राप्त हुए और बरवाड़ा से भी प्राप्त हुए। ठीक है, बरवाड़ा से जो प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों, वो रोजर्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के, रोजर्स के सिक्के। अब तो सही दिख रहा होगा ना, बिल्कुल सर सही दिख रहा है, इससे डायरेक्ट और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। अगर जो गणराज्य था इसकी राजधानी आपको ध्यान रख लेनी है, अग्रोहा थी। 4 बड़े गणराज्यों के अंदर अपना हरियाणा बटा हुआ था, उनमें एक गणराज्य अगर भी था जिसकी राजधानी अग्रोहा थी मेरे बच्चों। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मेवात, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार पूछा गया है। तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों, अरावली की जो पहाड़ियाँ होंगी वो कहाँ होंगी, मेवात क्षेत्र में। मेवात का मतलब है मेव जाति से, और मेव जाति है बच्चों मुस्लिम धर्म के अंदर। और मुस्लिम धर्म के अंदर मेव जाति के लोग जहाँ जहाँ फैले हुए थे वो इन पहाड़ियों के बीच ही फैले हुए थे। और इन्हीं पहाड़ियों को उनके कारण क्या बोला गया, मेवाती पहाड़ियाँ बोला गया मेरे बच्चों। कौन सी पहाड़ियाँ, मेवाती पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेवाती पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अरावली सुपर ताप विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है। राजीव गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ककरोई सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से कोई नहीं। ककरोई जो है मेरे बच्चों ये सुपर तापीय विद्युत परियोजना है ही नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, ककरोई गांव सोनीपत के अंदर है, और यहाँ पर जो परियोजना है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि जल विद्युत परियोजना है। तो जल विद्युत परियोजना जो ककरोई गांव के अंदर है, तो जिला कौन सा होगा सर, सोनीपत होगा। कौन सा होगा, सोनीपत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना की बात हो रही है मेरे बच्चों, ये जाड़ली गांव के अंदर है। जाड़ली गांव कहाँ है सर, जज्जर के अंदर। जाड़ली कहाँ है मेरे बच्चों, जज्जर के अंदर। और जज्जर के जाड़ली के अंदर इंदिरा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना है उसी का नाम है अरावली सुपर ताप विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, 1500 मेगावाट है। और 1500 मेगावाट बिजली के लिए बच्चों 3 यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है। कितने कितने मेगावाट की, 500 मेगावाट की, 500 मेगावाट की। राजीव गांधी
सुपर तापीय विद्युत परियोजना खेदड़ गांव के अंदर है, बरवाड़ा तहसील का ये गांव है। 1200 मेगावाट प्यारे बच्चों इसकी कैपेसिटी है। 600 मेगावाट की 2 इकाइयां यहां काम कर रही है। रिलायंस कंपनी के द्वारा ये संचालित है। बरवाड़ा नहर से बच्चों जल की आपूर्ति होती है। 2010 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था। और साथ के साथ जब ये कोयले से चलता है तो कोयला कहां से आता है इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर? महानदी कोल डैम से। अब महानदी तो छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो मेरे बच्चों यदि राज्य पूछ ले कि कौन से राज्य से कोयले की आपूर्ति होती है, अब क्षेत्र तो महानदी कोल डैम होगा, लेकिन राज्य कौन सा होगा? क्योंकि महानदी तो छत्तीसगढ़ में भी बहती है, महानदी उड़ीसा में भी बहती है, तो राज्य होगा उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से मेरे बच्चों इसके लिए क्या आता है सर? कोयला आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा जब मैंने राज्य बताया है। ठीक है, महानदी कोल डैम सभी जानते हैं, आपको राज्य भी पता होना चाहिए। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य, वाद्य का मतलब बजाने वाला यंत्र, ठीक है, कौन सा होगा मेरे बच्चों? बताओ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फिर? थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ बजाने वाला यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, नगाड़ा, डफ, ताशा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। जो सी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक है, जो सी बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि डफ का जो इस्तेमाल किया गया था वो 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस जानते होंगे ना, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर डफ का इस्तेमाल किया गया था? 1969 मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। सतगुरु वेद किसने लिखा था? संत हरिदास ने, संत गुलाब सिंह ने, संत ताराचंद जी ने, संत हृदय राम ने? तो मेरे बच्चों सतगुरु जो भेद है ना, ये प्रसिद्ध रचना है संत ताराचंद जी की। और संत ताराचंद जी के जन्म के बारे में हम बात करें तो मेरे बच्चों इनका जो जन्म हुआ वो दिनोद गांव में हुआ। दिनोद गांव मेरे बच्चों भिवानी जिले का गांव है। कहाँ का गांव है? भिवानी जिले का गांव है। दिनोद में इनका जन्म हुआ। और जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, जब इन्होंने अपना चोला छोड़ा, तो बच्चों जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहीं पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई और उसी को बोलते हैं हम स्टार टेम्पल। स्टार टेम्पल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सितारा स्मारक। एक बहुत शानदार ये इमारत है दिनोद गांव के अंदर। एक ऐसी इमारत है जो ऊंचाई लेते हुए किसी पिल्लर का सहारा यहाँ नहीं दिया गया है, तो बिना पिल्लरों वाली इमारत है मेरे बच्चों ये सितारा स्मारक। और समाधि है किसकी? संत ताराचंद जी की समाधि है। संत ताराचंद जी कौन? राधा स्वामी मत दिनोद के संस्थापक हैं मेरे बच्चों। राधा स्वामी जो मत दिनोद में है इसके क्या हैं? ये संस्थापक हैं। राधा स्वामी मत दिनोद के संस्थापक संत ताराचंद जी। और वर्तमान में इस मत को जो संभाल रहे हैं वो हुजूर कंवर सिंह जी महाराज। हुजूर कंवर सिंह जी महाराज मेरे बच्चों वर्तमान में इसके क्या हैं? कर्ता धर्ता हैं, संभाल रहे हैं। राधा स्वामी मत दिनोद के द्वारा एक मासिक पत्रिका भी निकाली जाती है। और इसकी जो मासिक पत्रिका है ना बच्चों वो आपको पता होनी चाहिए। मासिक पत्रिका है सर संत संदेश। कौन सा संदेश? सर संत संदेश इसकी मासिक पत्रिका का नाम है। संत संदेश इसकी मासिक पत्रिका का नाम है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर थोड़ी सी स्पीड कम रखो। मेरे भाई स्पीड का तो टाइम ही आ रखा है अब।
राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? यमुनानगर, अंबाला, करनाल, भिवानी। राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? यमुनानगर, अंबाला, करनाल, भिवानी। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों, कौन सा वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं? सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला बताओ जल्दी से। यमुनानगर है आपका, या अंबाला है, या करनाल है, या भिवानी है? आंसर आना चाहिए विद इन 5 सेकेंड। आंसर आना चाहिए विद इन 5 सेकेंड। बच्चों गाँवों की जो सबसे ज्यादा संख्या है, देखिएगा गांवों की जो सबसे ज्यादा संख्या है ना, वो यमुनानगर के अंदर। ये पुराना आंकड़ा है, पुराने आंकड़े के आधार पे बात करेंगे। गांवों की संख्या सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर। और यदि हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में बच्चों सबसे ज्यादा गांवों की संख्या वाला भी और ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला यमुनानगर ही है। लेकिन यदि पुराने आंकड़े के ऊपर बात करें ना, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें भिवानी के अंदर हुआ करती थी। जब चरखी दादरी भिवानी के अंदर हुआ करता था तब की बात है, जब चरखी दादरी भिवानी के अंतर्गत आता था तब की बात है। आज की बात करेंगे तो यमुनानगर आपको टिक करके आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है? दौड़ से, कुश्ती से, वेट लिफ्टिंग से, कबड्डी से। मेरे बच्चों हरियाणा केसरी का जो खिताब दिया जाता है ना, वो रेसलिंग से ही दिया जाता है, कुश्ती क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आम तौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या बोलेंगे? बेसर, अंगूठी, कड़ी, आरसी। बताइएगा बच्चों, लड़कियों के आभूषण आए हैं तो लड़कियां ही आंसर देंगी। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए, जो बच्चा ऑप्शन ए बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लकड़ी का मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र क्या कहलाएगा? अब आएगा बच्चों, झील, नासा, तासा, डमरू, खंजरी। बताओ जल्दी से, इस वाद्य यंत्र का नाम बताओ जल्दी से। इस वाद्य यंत्र का नाम बताइएगा मेरे बच्चों जल्दी से, कि लकड़ी का मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? बिल्कुल, अब जो बोल रहा था ना तासा, तासा वो बिल्कुल सही बोल रहा है अब, ठीक है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बच्चों डमरू जो है ना, डमरू, डमरू का बड़ा रूप क्या होगा? डेरू होगा, डेरू। और डेरू का बड़ा रूप क्या होगा? ढोलक। क्या होगा? ढोलक मेरे बच्चों, ठीक है। झील जो है ना, झील, ये नगाड़े का छोटा रूप होता है। नगाड़े का छोटा रूप क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन बी होगा। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश की पत्नी के मंदिर स्थित हैं? आपगा तीर्थ, अनरक तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कामोदा तीर्थ। जल्दी से बताओ बच्चों, एक बड़ा प्यारा सा धार्मिक सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा वो तीर्थ है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश की पत्नियों के मंदिर स्थित है मेरे बच्चों? वो तीर्थ है अनरक तीर्थ। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपगा जो तीर्थ है ना बच्चों, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये आपगा नदी के किनारे स्थित होता था। आपगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण से आपगा तीर्थ बोलेंगे। कुबेर जो तीर्थ है ना बच्चों, कुबेर तीर्थ है, ये किससे संबंधित है? ये चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। आपसे पूछेगा चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कौन सा तीर्थ है? चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कौन सा तीर्थ है? कुबेर तीर्थ है, ठीक है। कामोदा की हम बात करें, कामोदा की हम बात करें तो कामोदा तीर्थ बच्चों वो तीर्थ है जहां पर द्रौपदी ने क्या लगाई थी?
रसोई लगाई गई थी। द्रौपदी द्वारा क्या लगाई गई थी? रसोई लगाई गई थी। उसे हम क्या बोलेंगे? कामोदा तीर्थ बोलेंगे। कामोदा तीर्थ उसे मेरे बच्चों बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नरवर्धन के बाद इस वंश का शासक कौन बना? नरवर्धन के बाद इस वंश का शासक कौन बना था बच्चों? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नरवर्धन के बाद कौन शासक बना था? सबसे पहले इस वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। पुष्यभूति के बाद आए बच्चों नरवर्धन। कौन आए? नरवर्धन। और नरवर्धन के बाद कौन आया? देखिएगा मैं पूरा का पूरा आपको सिनेरियो समझाता हूं। ठीक है बच्चों, गुप्तों से जब स्वतंत्र हुए, गुप्त साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल आपने पढ़ा होगा। गुप्तों से स्वतंत्र हुए कौन? पुष्यभूति नाम के एक सामंत। और पुष्यभूति नाम के सामंत ने स्वतंत्र होते ही अपने लिए अलग से एक साम्राज्य स्थापित किया। उसी को पुष्यभूति वंश कहा जाता है मेरे बच्चों। इस पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति के बाद इस पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति के बाद 6 राजा हुए बच्चों। उनमें सबसे पहले कौन हुए? नरवर्धन। नरवर्धन बताया जाता है कि नरवर्धन की जो शादी हुई थी ना, वो वर्जिनी देवी नाम की एक राजकुमारी के साथ हुई थी। वर्जिनी नाम की राजकुमारी के साथ शादी हुई। उसके बाद बच्चों संतान हुई राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम। तो नरवर्धन के बाद कौन आया सर? राज्यवर्धन प्रथम आया। और राज्यवर्धन प्रथम की भी फिर क्या हुई? शादी हुई। जिसके साथ शादी हुई बच्चों, उस राजकुमारी का नाम अप्सरो देवी। कौन सी देवी? अप्सरो देवी। श्रीदेवी नहीं, अप्सरो देवी। बच्चों इनसे फिर एक संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम रखा गया आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन की भी शादी हुई मेरे बच्चों फिर एक राजकुमारी के साथ। और गुप्तों की ये राजकुमारी नाम महासेन गुप्ता। महासेन गुप्ता। ठीक है, महासेन गुप्ता के साथ जब शादी हुई ना बच्चों, फिर पैदा हुए प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की शादी जिससे हुई ना बच्चों, वो थी यशोमती, जो सती हो गई थी इनकी मृत्यु के साथ 605 ईस्वी में। इनसे संतान हुई बच्चों 3। उन 3 संतानों में एक बड़ा लड़का राज्यवर्धन सेकंड, राज्यवर्धन सेकंड, एक लड़की राज्यश्री, और एक छोटा बेटा बच्चों हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन की भी शादी हुई दुर्गावती के साथ। पुत्र हुए 2 पैदा, एक भाग्यवर्धन और एक कल्याणवर्धन। ठीक है, तो पूरा का पूरा वंश ही मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यवर्धन प्रथम होगा। क्या होगा सर? राज्यवर्धन प्रथम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है शायद इसको, है ना? जहां तक मैं ठीक हूं, जहां तक मैं ठीक हूं, इसे कौन सा सुल्तान कहा जाता है मेरे बच्चों? इसे कहा जाता है पागल सुल्तान। ठीक है, इसकी मृत्यु पूछी जा रही है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तेरह सौ इक्यावन ईस्वी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या था? अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या था मेरे बच्चों? पाणिनि, मोहम्मद अफजल, महेश्वर शिव, हीरादास। अष्टाध्यायी के रचनाकार। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? आप सभी जानते हो, पाणिनि के द्वारा संस्कृत में लिखा गया पहला प्यारे बच्चों ये ग्रंथ था। और इस ग्रंथ के अंदर 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 8। और 8 अध्याय होने के कारण इसको क्या बोल दिया हमने सर? अष्टाध्यायी बोल दिया। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए? सिरसा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, पानीपत, करनाल। तो बच्चों अपना हरियाणा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है।
मौर्य साम्राज्य में हम बात करें तो यहाँ पर अशोक के बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए और उन्हीं शिलालेखों से, उन्हीं स्तंभ लेखों से, उन्हीं अभिलेखों से ये बात पता चलती है कि हरियाणा जो है वो मौर्यों के अधीन भी रहा। और ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हिसार और फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों, ठीक है। इन स्तूपों की जब बात आएगी, स्तूप जो होता है ये एक अर्ध गोलाकार आकृति की भवन होता है, इमारत होती है जो पूजनीय स्थल होता है बौद्ध धर्म के लोगों का। तो बौद्ध धर्म के लोगों का पूजनीय स्थल क्या होगा सर? स्तूप होगा। और स्तूपों में बात करें ना बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है चनेट्टी का स्तूप। चनेट्टी का स्तूप। और ये चनेट्टी का जो स्तूप है मेरे बच्चों, ये चनेट्टी गांव के अंदर है, यमुनानगर में। चनेट्टी गांव के अंदर है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। ये जो चनेट्टी का स्तूप है ये हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है। ये कैसी इमारत है सर? ये सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है। तो हरियाणा में जितनी भी धर्म से जुड़ी हुई इमारतें हैं उनमें सबसे धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेट्टी का स्तूप है जो मौर्य काल का बना हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि कैथल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कैथल का युद्ध बताइएगा बच्चों, किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौर और पृथ्वीराज चौहान? नहीं, इनके बीच तो कौन सा युद्ध हुआ था? इनके बीच तो तराइन के दो युद्ध हुए थे बच्चों, 1191 में और 1192 में, ठीक है। अकबर और पृथ्वीराज तो कभी आमने सामने ही नहीं रहे। पृथ्वीराज 12वीं सदी के अंदर, अकबर जो है बच्चों ये भाई साहब 16वीं सदी के अंदर, ठीक है। शाहजहां और औरंगजेब? नहीं, इनका भी युद्ध नहीं। तो युद्ध होगा बच्चों कैथल का युद्ध, जहां रजिया सुल्तान मारी गई थी 1240 में। कब हुआ था ये युद्ध? 1240 ईस्वी के अंदर। और रजिया सुल्तान बच्चों यहाँ मारी गई थी अपने पति के साथ। पति का नाम था अमीर अल्तुनिया, जो बठिंडा का सूबेदार होता था। और बठिंडा से शादी करके दोनों के दोनों दिल्ली की ओर आ रहे थे। बीच रास्ते में इसके भाइयों ने चोर और डाकुओं का वेश धारण करके प्यारे बच्चों इसको यमराज के पास भेज दिया था। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है ना वो कहाँ बना हुआ है? कैथल के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है रजिया सुल्तान का मकबरा मेरे बच्चों? कैथल के अंदर बना हुआ है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है मेरे बच्चों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शन ए जो है मेरे बच्चों वो है तंतु वाद्य, ऑप्शन बी है सुशीर, ऑप्शन सी है वितत, ऑप्शन डी है धन वाद्य। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, किस प्रकार के वाद्य हैं ये दोनों के दोनों? बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वितत वाद्य हैं, ठीक है। हाँ, तंतु तो कौन से होंगे? जिसमें तार होगा, है ना, जिसमें तार होगा बच्चों, जैसे सारंगी है, इकतारा है, इसमें तार होता है, इसे क्या बोलेंगे? अतंतु वाद्य बोलेंगे, ठीक है, अतंतु। और सुशीर कौन से होंगे? हवा वाले, हवा वाले जिसमें छेद होते हैं, जैसे आपकी सपेरा बीन रखता है, वो कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। जैसे शंख है, शंख कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। शंख सबसे पुराना सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये कौन से होंगे? ये वितत वाद्य यंत्र होंगे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है। ना तो इनके तार होता और ना इनके कोई सुराख होता। चलो आगे आ जाओ। तावड़ू का किला कहाँ स्थित है? गोहाना, सुहाना, जींद, पानीपत? बताओ जल्दी से। तावड़ू का किला ऑप्शन के आधार पर बोलना है मेरे बच्चों, ऑप्शन के आधार पर बताना है तावड़ू का किला कहाँ स्थित है।
बिल्कुल अजेंद्र वत्स ने करेक्ट आंसर दिया था, पूजा मान ने भी, विकास यादव ने भी, अनिल देवी ने भी, ठीक है, सभी ने। हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसी के आधार पे आपको बताना है, ना कि आपने क्या पढ़ रखा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जिक के चलती ऑप्शन के आधार पे। और यहाँ ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें हमें सोहना आंसर देना पड़ेगा। पंडित नेकीराम शर्मा ने रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों 1916-17 के अंदर कौन सा आंदोलन चला था जिसका नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा? नेक्कीराम शर्मा के द्वारा। रोहतक जिले के अंदर इन्हें हरियाणा केसरी भी कहा जाता है मेरे बच्चों। तो देखिएगा, ना तो स्वदेशी आंदोलन था उस समय, ना असहयोग आंदोलन था, ना सविनय अवज्ञा था, फिर बचा कौन? होम रूल आंदोलन, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, हम बात करते हैं नेक्कीराम शर्मा के बारे में एक दो। नेक्कीराम शर्मा की एक प्रसिद्ध पत्रिका पढ़ के जाना पेपर में, संदेश। नेक्कीराम शर्मा का जन्म पढ़ के जाना, कैलंगा गांव। आज ये कैलंगा गांव कौन से जिले में आ चुका है सर? भिवानी जिले में। पहले कौन से जिले में होता था? रोहतक जिले में। यदि ऑप्शन में भिवानी नहीं है, आप नेक्कीराम शर्मा का संबंध कहाँ से बताओगे? रोहतक से बताओगे। नेक्कीराम शर्मा ही तो वो था जिसने बच्चों अपने हरियाणा में चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती अभियान का क्या किया था? विरोध किया था। विरोध किया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बदले में पूरा भारत मांगा था, बिल्कुल मांगा था मेरे भाई, क्योंकि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा इनको लालच के रूप में दिया जा रहा था। तो नेक्कीराम शर्मा का ही ये वाक्य था, ये स्टेटमेंट थी कि मेरे को एक छोटी सी जमीन नहीं, मेरे को तो पूरा भारत चाहिए। चंडी शतक और हर्षचरित के रचयिता कौन है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बता दोगे, बाण भट्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। गरुड़ ध्वज किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है? गरुड़ ध्वज की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान की सवारी थे कौन? गरुड़ नामक पक्षी। चलो आगे बढ़ो। विचित्र आकार की ईंटें किस सैंदो स्थल से प्राप्त हुई? बनावली से, दौलतपुर से, राखी गढ़ी से। जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों। विचित्र आकार की जो ईंटें हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनावली से, दौलतपुर से, राखी गढ़ी से। गणेश तो वैसे ही दे रखा है, गणेश तो वैसे ही आंसर नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। बनावली, दौलतपुर, बनावली फतेहाबाद के अंदर है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है, राखी गढ़ी हिसार के अंदर है। तो मेरे बच्चों ये जो ईंटें प्राप्त हुई है ना, ये कुरुक्षेत्र के दौलतपुर से प्राप्त हुई है, कुरुक्षेत्र के दौलतपुर से, ठीक है। सर रविशंकर झा किस नंबर के जज हैं? 35वें नंबर के जज है मेरे भाई, रविशंकर झा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान। तो मेरे बच्चों ये तो बता ही दोगे तुम, बिल्कुल सर, हर्षवर्धन। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। कौन कौन से खनिजों के लिए जाना जाता है महेंद्रगढ़? आपको ध्यान रखना है, एक तो अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए, एक मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए, और एक मेरे बच्चों यूरेनियम, यूरेनियम की संभावना भी यहाँ पर व्यक्त की गई है। लोहे के लिए कच्चा लोहा आप बोल सकते हो, या लो ऐसक बोल सकते हो। साथ के साथ बच्चों यहाँ से एस्बेस्टोस,
जो आग में नहीं जलता वो कौन सा होता है हमारा खनिज? एस्बेस्टोस। ठीक है। और साथ के साथ मेरे बच्चों महेंद्रगढ़ से और क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में सलेट पत्थर, जो बचपन में तुम सलेट लिखा करते थे, वो खनिज वो पत्थर कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो ये खनिज निकाले जाते हैं ना बच्चों, तो यहाँ कौन सा पहाड़ है सर? यहाँ अरावली पहाड़ है, अरावली पर्वत है। ठीक है। तो अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज अरावली क्षेत्र से ही निकाले जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। रोहतक, रोहतक किसके लिए जाना जाता है? सोरा के लिए, सोरा के लिए। ठीक है। आ जाओ आगे। धनवाद्य के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा धनवाद्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? ऑप्शन ए झांझ और मजीरा, ऑप्शन बी इकतारा और सारंगी, ये तो प्यारे बच्चों तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। बांसुरी और सहनाई, ढोलक और मृदंग। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मंजीरा, मंजीरा। ठीक है, मंजीरा मेरे बच्चों। और झांझ, ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहाँ के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? रोहतक, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। जब हम बात करें कि राव, राव का मतलब रेवाड़ी, ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। राव का मतलब रेवाड़ी। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास जाड़ू फ्री किसने लिखा था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने, राजा राम शास्त्री ने, तुलसीदास शर्मा दिनेश ने, विशंबरनाथ कौशिक ने। बताइएगा जल्दी जल्दी। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध बताओ कहाँ से रहा? सर अम्बाड़ा से रहा। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ से रहा मेरे बच्चों? सर अम्बाड़ा से रहा। तुलसीदास शर्मा दिनेश भूल मत जाना, अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी 3 रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाती है। मतवाली मीरा, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्राही प्रहलाद, सत्याग्राही प्रहलाद। राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था मेरे बच्चों हरियाणा का पहला उपन्यास जाड़ू फिरी। और राजाराम शास्त्री ने एक और उपन्यास लिखा, नाम है उसका ईख की खेती। ईख की खेती भी किसके द्वारा लिखा गया है? राजाराम शास्त्री के द्वारा ही लिखा गया है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे मेरे बच्चों गुडियानी गांव रेवाड़ी के ये रहने वाले थे। विशंबरनाथ कौशिक ने कौन सी रचना लिखी? दुबे जी के पत्तर, दुबे जी के पत्तर। तो दुबे जी के पत्तर किसने लिखे? विशंबरनाथ कौशिक ने। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने क्या लिखा? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। उस आभूषण का नाम क्या है जो माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है? बोरला, कड़ी, अंगूठी, कांगनी। बता दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल ये बता रखा है मैंने पहले भी क्वेश्चन कि माँ और भिखारिन ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। जल्दी से बताओ सारे के सारे। आभूषण का क्वेश्चन है और आभूषण का क्वेश्चन मेरे को पता है कि ना तो लड़कियां गलत करेंगी और लड़के भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है। बिल्कुल, माथे के अंदर कौन सा आभूषण है? बोरला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ये आया बच्चों अच्छे वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो बताओ जल्दी से। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से 2011 की जनगणना के आधार पर बात हो रही है, जब 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हुआ करते थे। तो 28 और 7 35, 35 में से साक्षरता की दृष्टि से अपने हरियाणा का कौन सा स्थान था? आंसर दीजिएगा। 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चों।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। अजेंद्र वत्स 23वां बोल रहा है, अनिल देवी 24वां बोल रही है और यहाँ पर अनिल देवी सही बोल रही है। 24वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आ जाओ आगे। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बच्चों दूसरा जो अधिवेशन था 1886 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें हरियाणा से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दीनदयाल शर्मा। कहाँ से थे ये भाई साहब? झज्जर से थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दीनदयाल शर्मा। इनके द्वारा एक अखबार भी निकाला जाता था, मथुरा। मथुरा नामक उर्दू साप्ताहिक अखबार बच्चों इन्हीं के द्वारा निकाला जाता था। लाला राय बहादुर लाला मुरलीधर बच्चों जन्म हुआ था कहाँ पर? पलवल में। और इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? अम्बाड़ा में, ठीक है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त गुड़ियानी गांव के अंदर पैदा हुए मेरे बच्चों। गुड़ियानी गांव के अंदर ये क्या है सर? पैदा हुए। तो इन तीनों के तीनों ने ही तो हरियाणा से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कोलकाता के अंदर हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अंदर किया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है? बच्चों महेंद्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी। महेंद्रगढ़ में भी पहाड़ हैं, ये अरावली के पहाड़ हैं, बिल्कुल सही है। गुड़गांव में भी अरावली के पहाड़ हैं, भिवानी में भी है बच्चों तोशाम की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी, खन्नक का पहाड़, ये सारा का सारा अरावली का पथरीला प्रदेश तो है। पंचकुला के अंदर अरावली नहीं है बच्चों। क्या है सर? शिवालिक है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। एस्बेस्टोस नामक खनिज राज्य के कौन से जिले में पाया जाता है? एक ऐसा खनिज जो आग में नहीं जलता, विद्युत रोधी होता है। और विद्युत रोधी प्यारे बच्चों जो कपड़े होते हैं ना, इसी के बने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रीशियन होंगे जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं मेरे बच्चों, वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए कपड़ों को आप पहनते हैं। गुड़गांव, अंबाड़ा, हिसार, महेंद्रगढ़। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे कि सर महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है एस्बेस्टोस। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? बीन मैंने आपको बताया था कि जिस भी वाद्य यंत्र के अंदर आपको सुराख मिल जाए ना बच्चों, जहां से हवा निकल सके, है ना, उसको बोलेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चनों को कवर कर रहे हो। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? ईश्वरदास ने, बाण भट्ट ने, हरद्वारी लाल ने, माणिक्य राज ने। बताइएगा बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अमरसेन चरित्र नामक जो खंड काव्य है ये किसने लिखा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा है? ईश्वरदास, बाण भट्ट, हरद्वारी लाल, माणिक्य राज। बिल्कुल अजेंद्र वत्स सही बोल रहा है कि सर ये लिखा है माणिक्य राज ने। बिल्कुल माणिक्य राज ने लिखा है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कौन सा सुमेलित है बच्चों? अच्छे से सुमेलित पूछा जा रहा है। काबुली बाग मस्जिद क्या सोनीपत में है? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तो बाबर ने बनवाई थी मस्जिद और पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद। तो पानीपत में है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा ये बच्चों पानीपत में नहीं है, ये सोनीपत के अंदर है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी कौन थे? इब्राहिम सूरी थे सर शेरशाह सूरी के दादा, और शेरशाह सूरी ने ही अपने दादा की याद में यहाँ पर एक मकबरा बनवाया। और बच्चों ये मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर है, ठीक है, नारनौल के अंदर। बच्चों एक इतिहासकार हुआ विंसेंट स्मिथ, वी स्मिथ बोलते हैं इसे। इस इतिहासकार के अनुसार ही शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ है? नारनौल के अंदर है। इसी इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन किसे बोला? समुद्रगुप्त को बोला। लाट की मस्जिद सिरसा में नहीं है मेरे बच्चों, लाट की मस्जिद तो सर हिसार में है। कहाँ है? लाट की मस्जिद सर हिसार में है, ठीक है। चलेगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एजुसेट की बात हो रही है मेरे बच्चों यहाँ पर। अंतरिक्ष में मिशन भेजने से, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने से, परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट जो प्रोजेक्ट है मेरे बच्चों, इसका संबंध है कि शिक्षा जो दी जाएगी ना वो सैटेलाइट के जरिए दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सरकारी स्कूलों के अंदर भी अब ऐसी सुविधा सरकारों के द्वारा कर दी गई है। सैटेलाइट से शिक्षा प्रदान करने से इसका संबंध है, ठीक है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, एजुसेट का किससे नाता है सर? एजुसेट का जो
संबंध है ना वो सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने से है, ना कि ऑनलाइन से। आगे आओ, सुम्मेलित करना है मेरे बच्चों, सुम्मेलित करना है कि कौन सा जो हाँ साहित्य ग्रंथ है कौन से संप्रदाय से संबंधित है, बताओ जल्दी से। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जानबूझकर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके जाल में फंसो। लेकिन आपको उनके जाल से निकलना होगा हर हाल में, क्योंकि अब की बार हमें नौकरी लेनी ही लेनी है। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। विशाल मोर, अब देखिएगा मिलवाते हैं इसको। नाथ सिद्ध जो साहित्य है इसका संबंध है जस हर चरयु से, ठीक है। जस हर चरयु ये नाथ सिद्ध साहित्य है मेरे बच्चों, ठीक है। जैन साहित्य है श्रीनाथ अष्टक, श्रीनाथ अष्टक। सूफी साहित्य की बात करें मेरे बच्चों तो ये है निरुक्त मीमांसा। और संस्कृत साहित्य है अकायदे अजीम, अकायदे अजीम, ठीक है। अब देख लो तुम, ए का 2 से, बी का 1 से, ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का मेरे बच्चों 3 से। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत सिंधु तीर के निवासी थे? ये कौन सा ग्रंथ है मेरे बच्चों जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, जैमिनी ब्राह्मण, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। बताओ जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सा वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से पता चलेगा कि भरत जो है वो सिंधु तीर के निवासी थे? ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, जैमिनी ब्राह्मण, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। मेरे बच्चों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण से इस बात की पुष्टि होती है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? इस क्वेश्चन को हम कई बार कवर कर चुके हैं। हिसार को बनाया था। और बच्चों हिसार के अंदर लाला लाजपत राय कब से कब तक रहे थे? सर 1886 से लेके 1892 तक रहे थे। 1892 में लाला लाजपत राय कहाँ चले गए थे? लाहौर चले गए थे। हिसार ही मेरे बच्चों लाला लाजपत राय की कर्म भूमि है। चाहे किसी राजनीतिक आंदोलन की बात करें या किसी सामाजिक आंदोलन की बात करें, हिसार से ही लाला लाजपत राय ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। साइमन कमीशन के विरोध के चलते अंग्रेजी लाठियों का शिकार हो गए थे। शेर ए पंजाब, पंजाब ए केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। हिसार के अंदर सबसे पहले पक्की सड़क बनाने का श्रेय भी लाला लाजपत राय को ही जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये अपना सेशन होता है कंप्लीट। आज का ये अपना सेशन होता है कंप्लीट। आज छोटा सा ही सेशन था, ठीक है। कल थोड़ा सा लंबा सेशन करेंगे, कल थोड़ा सा लंबा सेशन करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। यदि आपको सेशन में मज़ा आ रहा है, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, तो कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और क्लास में आपको क्लास से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ये तमाम बातें आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइएगा। उसके बाद और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए फिर मैं अगली क्लासेस में लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को, बहुत सारा प्यार।